में नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रारीनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी जो पोजीशन है बच्चे वो कुछ इस तरीके से किडनी के ऊपर रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक, इसलिए बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। 2 ही नंबर हो जाएंगे, दोनों किडनी के ऊपर रखे हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड आपके एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड के जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक इसका कॉर्टेक्स का रीजन, दूसरा इसका मेडुला का रीजन। और इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना मजबूरी भी है हमारी, क्योंकि इनका पूरा ओरिजिन ही अलग है। इसका जो मेडुला सेंटर वाला पार्ट है उसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल, इसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है आपका। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि मेडुला वाले रीजन से क्या सिक्रेट हो रहा है, क्यों एक्टोडर्मल है, कॉर्टेक्स वाले रीजन से क्या सिक्रेट हो रहा है, ठीक, और क्या क्या काम है उनके। देखिए, तो ये जो हमारा मेडुला वाला रीजन है एड्रिनल ग्लैंड का, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये एक्टोडर्मल ओरिजिन वाला जो रीजन है, ये एक्चुअली हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसी का मॉडिफिकेशन है। हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ न्यूरॉन्स आकर यहाँ पर टर्मिनेट हो गए और वो मॉडिफाई हो गए सेल्स में, सिक्रेटिंग सेल्स में, ग्लैंडुलर सेल्स से मॉडिफाई हो गए और वो हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को बोलते हैं क्रोमैटिन सेल्स, ठीक है। ये जो मॉडिफाइड सेल्स हैं आपकी, उनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन सेल्स। क्या है ये? हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ही कुछ न्यूरॉन्स हैं, वही आप आकर यहाँ पर मेडुला वाले रीजन में कंसंट्रेटेड हो गए हैं, मॉडिफाई हो गए हैं सेल्स में, सिक्रेटरी ग्लैंडुलर सेल्स में, इनको आप बोलते हो क्रोमैटिन सेल्स। और वो क्रोमैटिन सेल्स हमें क्या सिक्रेट करके दे रही है? यहाँ से हमें कुछ हार्मोन्स मिल रहे हैं। मेनली यहाँ पर 2 हार्मोन के बारे में हमारी एनसीईआरटी डिस्कस करती है, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपामिन यहाँ से रिलीज होता है, तो मेन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। तो ये 2 हार्मोन हमारे एड्रिनल मेडुला जो है वो सिक्रेट करती है। और इन दोनों एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे बच्चे, तो इसमें आपको कैटिकोल रिंग, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कैटिकोल रिंग, इनके स्ट्रक्चर में आपको कैटिकोल रिंग मिलेगी, ठीक है। तो इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कैटिकोलामाइंस। तो आपसे पूछा जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि कैटिकोलामाइंस कौन रिलीज कर रहा है? तो कैटिकोलामाइंस रिलीज होते हैं हमारे एड्रिनल मेडुला से, ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला से हम लोगों ने कैटिकोलामाइंस रिलीज करा लिया। काम क्या होगा इनका हम डिस्कस तो करेंगे अभी, लेकिन मैं आपको ओवरऑल ऐसे बता देता हूं क्योंकि मैंने आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम समझाया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो जो काम होता है वही काम होगा इस एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन का भी। और कहीं जो कैटिकोलामाइंस है, एड्रिनलिन है, नॉरएड्रिनलिन है, इसमें अगर हम बात करें तो 80%, ठीक है, टोटल कैटिकोलामाइंस का 80% तो आपका एड्रिनलिन ही है, 20% नॉरएड्रिनलिन होता है। लेकिन आप कंबाइनली फंक्शन देख ले रहे हैं, क्योंकि हमें इतना ज्यादा इनमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ऐसे याद रखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम है वही इनका काम है, ठीक है। तो कंबाइनली अगर देखेंगे क्या काम कर रहे हैं ये 2 बच्चे, तो दे विल कंबाइनली कैटिकोलामाइंस क्या करेंगे? स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन से ओवरकम कराने के लिए हेल्प करने वाले हैं आपको। तो स्ट्रेस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी कैसे मिलेगी? लिपिड प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएंगे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन में तोड़कर ग्लूकोज बनाने वाले हैं, ठीक है। प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल डायलेशन कराएंगे ताकि रास्ता देके भाग जाए, है ना। रिलैक्सेस ब्रोंकाई, ट्रेकिया की मसल्स को रिलैक्स कर देंगे ताकि ज्यादा हवा भर लो इसमें, ट्रेकिया में ज्यादा हवा भर पाओ, ठीक। और हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, क्योंकि सर बॉडी में ब्लड सप्लाई चाहिए होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो हार्ट बीट बढ़ा देंगे आपके। तो फाइनली ये कहीं ना कहीं हमें क्या करने वाले हैं? दे प्रोवाइड इमर्जेंट केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म इन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कंडीशन में जो आपको इमीडिएट इमर्जेंट हेल्प चाहिए होती है वो आपको ये कैटिकोलामाइंस प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका 80 to 90% जो पोर्शन है वो खुद एड्रिनल कॉर्टेक्स बना रहा है। 10 to 20% पोर्शन है वो आपका बीच में सेंटर में रखा हुआ एड्रिनल मेडुला होता है। बाकी आपका 80 to 90% जो पार्ट है बच्चे ना, इट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी हमें 3 तरह की जोन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनमें आपको 3 क्लियर जोन दिखाई देंगे जिनके अंदर आपको 3 अलग अलग तरह की सेल का ग्रुप मिलेगा। तो सबसे बाहरी जो जोन है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। उसके अंदर और जब डीप आएंगे तो एक पर्टिकुलर थिकनिंग के बाद फिर आपको कुछ अलग तरह की सेल का जोन दिखाई देगा, उसको आप बोलोगे जोना फैसिकुलेटा। फिर और डीप जब आप आओगे तो फिर आपको कुछ अलग तरह की सेल का ग्रुप मिलेगा, जोन दिखाई देगा, जिसको आप बोलेंगे जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। और ये तीनों जो अलग अलग जोन हैं, ये तीनों
जोन की जो सेल्स हैं ये अलग अलग हॉर्मोन्स भी बनाकर आपको देंगी। हमारे जो सबसे बाहर वाला जोन है, यहाँ से हमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मिलता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। वहीं जब हम बात करते हैं जो हमारा जोना फेसिकुलेटा वाला जोन है, हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। वहीं हम बात करते हैं सबसे जो इनर जोन है हमारा, सबसे इनर जोन जिसके बाद आपका मेडुला वाला जोन स्टार्ट हो जाएगा। इनर जोन के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेडुला रीजन स्टार्ट हो गया, जो कि 10 to 20% पोर्शन आपका मेडुला, जो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो सबसे जो इनर वाला जोन है, जोना रेटिकुलरिस है, ये हमें सेक्स कॉर्टिकॉइड बनाकर देंगे, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। यानी में समझ में आ गया तीनों जोन के अलग अलग खुद के इंडिविजुअल हार्मोन्स हैं। सबसे बाहर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। अब हमें ये नहीं याद करना कि कहां से क्या मिल रहा है आपको, ये नहीं याद रखना कि जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड देगा, आपको ये नहीं याद रखना कि जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देगा, आपको ये भी नहीं याद रखना कि जोना रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड देगा। लेकिन हमें ये जरूर पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि सबसे बाहर कौन सा जोन है, उसके बाद कौन सा जोन है, उसके बाद कौन सा जोन है। तो ये जो यहाँ पर अरेंजमेंट है बच्चे ना, बाहर से अंदर की तरफ, ये आपसे पूछा जाता है सबसे बाहर में कौन सा जोन मिलेगा, जोना फेसिकुलेटा की, जोना रेटिकुलरिस क्या मिलेगा। तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। ये देखिए GFR और GFR का नाता बहुत दूर से आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे, वो कभी नहीं भूल सकते आप। ठीक है, आ जाओ बाहर से अंदर। GFR मतलब सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद जोना फेसिकुलेटा, सबसे अंदर जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीन जोन आपको मिलेंगे और किस जोन से क्या रिलीज हो वो मैंने बता दिया। अब हमें एक एक करके समझना है बच्चे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है, जो हार्मोन्स हैं हमारे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनका काम क्या है बॉडी में, सेक्स कॉर्टिकॉइड का काम क्या है, ये हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में। यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करेगा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है बच्चे ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करते हैं। और ये सब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये सारे के सारे क्या हैं, सब स्टेरॉइड्स हैं। देखा था हमने जब नेचर ऑफ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में जो हमें बात करनी है वो एल्डोस्टेरोन है। ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये जो एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है इसका, और एल्डोस्टेरोन की अगर हम बात करें तो काम क्या होता है बच्चे, इसका काम होता है सॉल्ट बैलेंसिंग हार्मोन। हमारे बॉडी में सॉल्ट को बैलेंस करता है, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस करा रहा है। ठीक, और ये सॉल्ट वाटर बैलेंस यही तो आपने पढ़ा था ऑस्मोरेगुलेशन में। ऑस्मोरेगुलेशन का काम क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब ये होता है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस कराना बॉडी में, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक, तो वहां पर ये एल्डोस्टेरोन हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, उस बैलेंस में क्या करेगा ये, इसका रोल क्या है एक्चुअली। इसका रोल होता है बच्चे, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, कहां से, हमारे डीसीटी से, कलेक्टिंग डक्ट से, सलाइवरी ग्लैंड से, स्वेट ग्लैंड से, इन सब से क्या करेगा। मेनली तो आप नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस कीजिए, देखो इसको अगर मैं हटा दूं तो मेन आप डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की बात करो तो ये क्या करेगा बच्चे, आपकी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ से ये सॉल्ट का, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कराएगा। और सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ और क्या जाता है, पानी जाता है। कई बार ये डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे कि जहां जहां सोडियम भेजो वहीं वहीं पानी भेज दो। ठीक है, तो सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, डीसीटी से, कलेक्टिंग डक्ट से। और यहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन कराकर कहाँ भेजेगा, ये तो ब्लड स्ट्रीम में भेजेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से ये जो उठाया जाएगा सोडियम आयन और वाटर कहाँ भेजा जाएगा, इसको ब्लड स्ट्रीम में भेजा जाएगा। ठीक है, यानी ब्लड स्ट्रीम में जब जाएगा तो बीपी बढ़ाएगा। ये नॉर्मली क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, कौन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन एक तरह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराएगा। क्यों, क्योंकि ये सोडियम आयन और वाटर का एब्जॉर्प्शन करा रहा है ब्लड वेसल में। इसके साथ साथ और भी क्या करता है ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करा रहा है, कहां पर, इस ट्यूब्यूल में। और ट्यूब्यूल में एक्सक्रीट कराएगा तो उससे क्या होगा, ये ट्यूब्यूल में एक्सक्रीट कराएगा और ट्यूब्यूल से हम बाहर निकाल देंगे, यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दिया हमने पोटेशियम आयन को। तो पोटेशियम का तो एक्सक्रीशन करा रहा है और सोडियम और वाटर का ये एब्जॉर्प्शन कराता है। चलिए ठीक है, टारगेट ऑर्गन हमने देख लिया, मेनली डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, जो हमें याद रखना है। ये तो इसका नॉर्मल काम है। अगर ये एल्डोस्टेरोन का लेवल, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो हमारा एल्डोस्टेरोन है हमारी बॉडी में, अगर इसका लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो खुद देखिए बच्चे, काम ही क्या है इसका, सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना। तो सोडियम आयन और वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन जब जरूरत से ज्यादा होने लगेगा तो जरूरत से ज्यादा हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से जब ये पानी और सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करा रहा है तो ब्लड वेसल में तो डाल रहा है। ठीक है, और जरूरत से ज्यादा जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो जरूरत से ज्यादा पानी और सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, तो बीपी जो है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बीपी एलिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन अगर बढ़ जाएगा तो सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा,
ठीक है, जिसकी वजह से आप बोलोगे हाइपरनेट्रेमिया, नेट्रेमिया मतलब सोडियम आयन, नेट्रेमिया ठीक, तो हाइपरनेट्रेमिया सोडियम आयन का लेवल बढ़ा, उसके साथ साथ और क्या होगा, एबनॉर्मल बीपी, बीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, वो हमने देख लिया, क्योंकि फ्लूइड ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया आपका। ठीक, वही अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए, अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो अभी देखा आपने क्या करा रहा है, ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करा रहा है, देखो पोटेशियम को एक्सक्रीट करा रहा है बाहर, और जब एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो ये जो सोडियम पोटेशियम को बाहर निकलवा रहा है, इन पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, और जब पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा तो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में पोटेशियम आयन का लेवल एबनॉर्मली बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब पोटेशियम आयन का लेवल एबनॉर्मली ज्यादा हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट आपकी हार्ट की मसल को पड़ेगा। जो पोटेशियम आयन होता है बच्चे कार्डियोटॉक्सिक होता है, हमारी हार्ट की मसल को डिस्ट्रॉय कर देता है, कार्डियोटॉक्सिक। ठीक, और इस कार्डियोटॉक्सिसिटी की वजह से क्या मिलेगा आपको आउटकम इसका, कि जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, और ये जो बढ़ना घटना ऑफ हार्टबीट है, दिस इज कॉल्ड एरिथमिया। क्या हो जाएगा, एरिथमिया, रिदम बेकार हो जाएगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। और जब हार्ट की रिदम बेकार हो जाएगी, ज्यादा कम होने लगेगी हार्ट की रिदम, तो इससे फाइनली क्या हो जाएगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी। फाइनली पहले एरिथमिया होगा, पहले हार्ट कंफ्यूज होगा, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, फाइनली बंद हो जाएगा, चुप, और चुप तो आदमी भी चुप, डेथ हो गई, फाइनली डेथ। तो ये हमने देख लिया कि क्या होने वाला है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये जो एबनॉर्मल हाई बीपी हुई है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो मैंने आपको रास मैकेनिज्म समझाई थी, और वहां मैंने बताया था कि किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाता है। जब ये एबनॉर्मल हाई बीपी होगी तो क्या होगा, तुरंत कुछ करना ही है, हमारा हार्ट एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर एएनएफ रिलीज करेगा, वो एएनएफ क्या कराएगा, वेसोडायलेशन कराएगा, वेसोडायलेशन से क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल डायलेट कर जाएंगी, और ब्लड वेसल डायलेट किया मतलब कि ब्लड प्रेशर कम हो गया। वही हाथों हाथ दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पर सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, सोडियम का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा तो पानी उसके साथ थोड़ा ज्यादा बाहर निकलेगा, पानी ज्यादा निकलेगा तो फाइनली क्या हो गया, यहाँ से बच गया। तो ये हमारा काम हो गया बच्चे, हमारी कैसे बॉडी कॉप अप कर रही है, हमारी कॉप अप कैसे करेगी, हमारी बॉडी कैसे हैंडल करेगी इन सब चीजों को, वी हैव डिस्कस वेरी वेल, है ना। यहाँ पर बस हमें क्या कंडीशन हो रही है वो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम जोना फेसिकुलेटा लेयर के बारे में, और वो जो तीनों लेयर हमारी कॉर्टेक्स की है, जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलर, इसमें सबसे जो थिकेस्ट सबसे मोटी लेयर होती है बच्चे आपकी जोना फेसिकुलेटा होती है, इसमें पॉलीगोनल सेल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये वाली लेयर सबसे मोटी हो जाती है। ठीक, यहाँ पर ये जोना फेसिकुलेटा क्या रिलीज करेगी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिलीज करते हैं, और कौन से ग्लूकोकॉर्टिकोइड के बारे में बात करने वाले हैं, कॉर्टिसोल हमारा। ठीक है, कॉर्टिसोल जो कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, ये हमारे जोना फेसिकुलेटा से रिलीज हो रहा है। कॉर्टिसोल बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारे बॉडी का, इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है, जान बचाने वाला हार्मोन। ठीक, अब इसका काम क्या है वो हम फिर थोड़ा अपने अंदाज से पढ़ेंगे इसको, ताकि हमें रटना ना पड़े। लाइफ सेविंग हार्मोन का मतलब ये हुआ, जैसे आप बहुत लंबे समय से खा पी नहीं रहे हो, अनशन में बैठ गए, तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है, उसमें कॉर्टिसोल हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या करना चाहिए, इसका काम क्या होना चाहिए, खुद सोचिए। एक तरह से और हम इसको सोच सकते हैं, जैसे क्या होता है, कभी कभी हम पढ़ने बैठते हैं, सुबह पढ़ने बैठे, सुबह शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, ऐसा होता है, सुबह शाम तक पढ़ रहे हैं, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, ऐसा कैसे हुआ। वही नॉर्मल दिनों में सोचो, नॉर्मल दिनों में अगर आपको सच में दिमागी रूप से अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप दिमागी रूप से अटैच हो चुके हो पढ़ाई से, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगा। वही नॉर्मल समय में क्या होता है, हम हर आधे घंटे में प्यास लगती है, हर आधे घंटे में भूख लगती है हमको। लेकिन कभी कभी जब एग्जाम में फेल होने वाले होते हो, एग्जाम के एक दिन पहले के दिन याद करो, उस दिन ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, सुबह शाम तक पढ़ते हो आप, और सबके साथ ऐसा होता है जब फेल होने वाली नौबत आती है। तो ऐसा क्या हुआ उस समय, हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, ऐसा क्या हो रहा है बॉडी के अंदर कि ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, कौन है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल, उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है कॉर्टिसोल। इसीलिए इसको बोल रहा है लाइफ सेविंग हार्मोन। अब इसे क्या करना चाहिए, खुद सोचिए, आपकी बॉडी में क्या करने वाला है। तो सर इसका काम मेरे हिसाब से हर जगह से हर एक चीज को तोड़ के और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना इसका काम होना चाहिए। ये जो भी चीज पाएगा उसको तोड़कर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देगा। इसीलिए तो अगर लंबे समय तक आप ऐसे पढ़ाई करते रहो ना तो लीन एंड थीन पतले हो जाते हो। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो प्रोटीन जो भी आपने पहले तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया वो यूज किया अलग बात है, उसके बाद हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को भी तोड़ तोड़ कर यूज कर रहा है। ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को तोड़कर यूज कर रहा है कि लो भैया जिंदा रखो इनको किसी तरीके से। ठीक है, वो कॉर्टिसोल है जो हमें बचा के रख रहा है, जिंदा रख रहा है। ठीक, तो कॉर्टिसोल को क्या करना चाहिए, अब आपको इसका काम बहुत इजीली याद हो जाएगा, क्या क्या काम होना चाहिए खुद देखिए। यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात होगी अब तुम्हारे लिए।
कॉर्टिसोल क्या होगा, ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा ब्लड में, और हर वो हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है उसको हम एक नाम देते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन। वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप, डायबिटोजेनिक। ठीक है, तो हमारा ये कॉर्टिसोल भी क्या हो गया, कॉर्टिसोल भी हमारा एक डायबिटोजेनिक हार्मोन हो गया। बाकी हमारे डायबिटोजेनिक जैसे और कौन कौन था, ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, उसी के लाइन में एक हमारा आ गया कॉर्टिसोल। ठीक है, चलिए क्या करेगा ये, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाएगा, हर चीज को तोड़कर ग्लूकोज बनाने वाला है क्योंकि हमें ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ेगा, अमीनो एसिड में देखिए प्रोटीन अभी तक जो भी थे ग्लूकोज जितने भी ग्लूकोज बढ़ाने वाले अभी तक थे वो मेनली क्या कर रहे थे, वो प्रोटीन भी बना रहे थे, लेकिन ये प्रोटीन तोड़ेगा क्यों, नामी एक चीज बोल दिया इसको, लाइफ सेविंग हार्मोन। ये जीवन बचाना है उस समय काम करोगे आप इसके साथ, और जब जीवन बचाना है तो उस समय ये नहीं बॉडी देखेगी कि बॉडी का शेप मसल गल रही है, नहीं नहीं, बॉडी जिंदा रह जाए, गल जाए, कुछ भी हो जाए, पूरी मसल डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन जीवन बच जाए। हरी बात समझ में, तो ये प्रोटीन को तोड़ेगा अमीनो एसिड में, फैट को तोड़ेगा फैटी एसिड में, और ये अमीनो एसिड और फैटी एसिड से ग्लूकोज बनवा देगा। फिर पहले इनको तोड़ेगा और उनको यूज करके ग्लूकोज बना देगा। और अमीनो एसिड फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाना कहीं ना कहीं इसी को तो बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। वेरी गुड। और क्या कर रहा है ये आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा हमारे बॉडी में। याद कीजिए एरिथ्रोपोइसिस कराने वाला एक और हार्मोन था थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भी ब्लड में वो भी आरबीसी का फॉर्मेशन करवा रहा था। कॉर्टिसोल भी आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएगा, और इनके साथ साथ एक और एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, यही लिख लीजिए बच्चे, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हो गया आपका, थायरोक्सिन हो गया, और कॉर्टिसोल। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आरबीसी का फॉर्मेशन कराते हैं, वही से क्वेश्चन मिल जाता है। और क्या होता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, इसीलिए ना बच्चे इनको यूज करते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इनको हो गई है, उनको यूज करते हैं, उनको दे रहे हैं एंटी इंफ्लेमेटरी। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है। ठीक है, चलिए और क्या हो जाएगा, इट इज रिलेटेड विद कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। कार्डियोवैस्कुलर मेंटेनेंस कैसे करा रहा है, तो ये जो कॉर्टिसोल है बच्चे, इस कॉर्टिसोल का थोड़ा सा काम मिनरलोकॉर्टिकॉइड के जैसा होता है, थोड़ा सा ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड की जैसे भी काम कर रहा है, और थोड़ा सा अगर इसने मिनरलोकॉर्टिकॉइड के जैसे काम कर दिया तो क्या करेगा, किडनी से पानी निकलवाएगा, और किडनी से पानी निकलवाएगा तो आपका रीनल रेगुलेशन कर दिया, किडनी से पानी निकलेगा तो क्या होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो फिर ब्लड के फंक्शन को रेगुलेट कराओ, मतलब कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को रेगुलेट कराओ। ये सारे काम है इसके। ठीक है, बहुत ही सिंपल है सर। इट इज रिलेटेड विद कार्डियोवैस्कुलर मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम हाइड्रोकॉर्टिसोल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका थोड़ा सा फंक्शन किसी ऐसा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के ऐसा है, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस भी करवाती है थोड़ा। ठीक है, और हमारी जो सबसे इनर लेयर है बच्चे एड्रिनल कॉर्टेक्स की, दैट इज जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस क्या रिलीज करेगी, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये भी आपकी स्टेरॉइड हार्मोन है, एंड्रोजन हो गए, एस्ट्रोजन हो गए, ये सब रिलीज हो रहे हैं आपके। ठीक, और ये एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में रिलीज हो रहे हैं। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर एंड्रोजन एस्ट्रोजन दोनों बनाए जा रहे हैं, इसके द्वारा, जोना रेटिकुलरिस के द्वारा। लेकिन अगर वो मेल होगा तो क्या होगा, उसके अंदर एंड्रोजन बन रहा है तो वो एस्ट्रोजन को इनएक्टिवेट कर देगा, फीमेल है तो मेल एस्ट्रोजन है उसकी बॉडी में तो एंड्रोजन को इनएक्टिवेट कर देगा। ये हो रहा है, लेकिन बंद दोनों रहे हैं, इनएक्टिवेट कर दिए जा रहे हैं, अलग बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ एब्नॉर्मलिटीज के बारे में देख लेते हैं। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारा, उससे अगर जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, अगर इरेगुलर हार्मोन रिलीज करेगा तो क्या होंगे, अगर बच्चे हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे कम अगर सिक्रेशन हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड से, तो यहाँ पर एक डिजीज आएगी आपकी एडिसन्स डिजीज। आप नाम याद रख लीजिए बस, एडिसन्स डिजीज कब होगा, हाइपोसिक्रेशन में। हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या आपका कसिंग सिंड्रोम और पोन्स डिजीज, ये दो हैं आपके हाइपर सिक्रेशन से। हाइपोसिक्रेशन में एडिसन्स डिजीज। अब ये भूल जाता है कि एडिसन्स वाला हाइपर में था कि हाइपो में था, ये तो याद रहता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की ही एब्नॉर्मलिटी की वजह से एडिसन्स डिजीज होती है, भूल ही जाता है कि हाइपर में था कि हाइपो में था। तो एक बात बताइए, अपने घर में या फिर अपने जाति समाज में कब तक लोग बंध के रहते हैं, जब तक औकात में हो, जब तक कम रहे, और जैसे ही ऊपर जाते हैं तुरंत छोड़ के निकल लेते हैं, भैया तुम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे हम। ठीक है, तो ये ए फॉर एडिशंस और ए फॉर एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड एडिशंस एड्रिनल ग्लैंड कब तक साथ साथ, जब तक कम है, कम मतलब जब तक हाइपो है, हाइपो मतलब कम। ऐसे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, कि हाइपोसिक्रेशन होगा तो एडिशन डिजीज, क्यों, ए फॉर एडिशंस, ए फॉर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ऐसे करके हाइपर में क्या आ जाएगा, कसिंग और फिर क्रोन्स, ये सब आपको याद रह जाएगा। ठीक, अब अपने हम एंडोक्राइन सिस्टम की दो छोटे छोटे ग्लैंड के बारे में बात करेंगे बच्चे, दैट इज थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, छोटे छोटे इन द सेंस एज कम्पेयर टू बाकी हमने जो अभी तक सारी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया, थायराइड हो गया अपना,
हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है इन सब के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम अपने थाइमस और पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं तो दोनों ही ग्लैंड में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा। क्या सिमिलरिटीज है दोनों में? दोनों ही पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इनकी साइज जो है वो क्वाइट लार्ज होती है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है और प्यूबर्टी तक अटेन करते करते क्या होता है बच्चे, कंप्लीटली लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ इनकी साइज आपको बड़ी मिलेगी, और जैसे जैसे प्यूबर्टी की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती चली जाएगी, इनकी साइज जो है रिड्यूस होती चली जाएगी और ये इनका डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों में कि क्या क्या स्पेसिफिक चीजें हैं दोनों की। सबसे पहले हम बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड भी हमारे बच्चे बाइलोब ग्लैंड है, ठीक है, दो लोब होते हैं इसमें भी। और इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें, रखा हुआ कहाँ है बॉडी में थाइमस ग्लैंड, तो हमारी मीडियस्टाइनल स्पेस पे रखा हुआ है, ठीक है, इन प्रेजेंट इन मीडियस्टाइनल स्पेस। मीडियस्टाइनल स्पेस मतलब क्या, वो स्पेस जिसमें हार्ट रखा हुआ है दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है। वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया मीडियस्टाइनल स्पेस कहाँ पर होता है, कैसे बना, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इन द मीडियस्टाइनल स्पेस, और मीडियस्टाइनल स्पेस में भी अगर इसकी और थोड़ा लोकेशन को अगर हम स्पेसिफिक करें तो क्या बोलेंगे, कहां पर ये रखा हुआ है बच्चे, तो इट इज बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, एंड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा, ठीक है, ऑर्टा के वेंट्रल साइड में, ठीक है। तो ये इसकी स्पेसिफिक पोजीशन होगी मीडियस्टाइनल स्पेस में भी कहां पर है, तो स्टर्नम के पीछे और ऑर्टा के ऊपर, अगर आगे से हम बात करें तो ऑर्टा के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा। ओरिजिन की जब हम बात करेंगे तो ये भी आपका एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। और एक बात मैंने आपसे बताया कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, लार्ज होता है, क्वाइट लार्ज होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाएगी, प्यूबर्टी की तरफ जाएंगे, इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, साइज इसका घटता चला जाएगा, एंड वेरी स्मॉल साइज एट प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही स्मॉल साइज का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऐसे होने से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका साइज घटता चला जा रहा है तो उससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो जो भी इसका फंक्शन होगा वो एज के साथ कम होता चला जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या काम क्या करता है ये। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन से पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लो, तो फंक्शन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आपका थाइमस जो ग्लैंड है बच्चे, इसको हम दो रीजन में डिवाइड कर देते हैं, कॉर्टेक्स पेरिफेरी वाला रीजन, मेडुला सेंटर वाला रीजन। तो कॉर्टेक्स का जो रीजन है, थाइमस का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, पेरिफेरी का रीजन, उसमें हमें क्या मिलेंगे, डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे आपको वहां पर, डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स। और कहीं ना कहीं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, काम क्या होता है इनका, इनका काम होता है बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए काम करना, ठीक है, देयरफॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो कहीं ना कहीं हमारा थाइमस ग्लैंड भी हमारे इम्यून सिस्टम में ही उसको ही प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, इम्यून सिस्टम से कंसीडर्ड है पूरा इसका सब काम, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो कॉर्टेक्स आपका पेरिफेरी और मेडुला रीजन की जब बात करोगे तो मेडुला में क्या मिलेगा आपको, तो रेटिकुलर एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, कुछ लिम्फोसाइट्स मिलेंगे भाई, और इसमें कुछ सेल्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं काप्सल्स ऑफ हेजल्स। तो ये पूछा जाता था पहले, ये काप्सल्स ऑफ हेजल्स कहाँ मिलेंगे हमें, तो बोल देंगे हमें ये थाइमस ग्लैंड में मिलते हैं, थाइमस ग्लैंड की मेडुला में मिलेंगे काप्सल्स ऑफ हेजल्स। तो ये मेडुला में क्या क्या मिलेगा वो हमने देख लिया, कॉर्टेक्स में क्या क्या मिलेगा वो हमने देख लिया, ठीक है। और जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर से पढ़ते हैं बच्चे, तो वहां जब मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो बोन मैरो है हमारी, ठीक है, हमारी जो बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर ही पाई जाती है क्या, कमिटेड स्टेम सेल, याद होगा आपको, तो कमिटेड स्टेम सेल के बारे में बताया था। और वो कमिटेड स्टेम सेल क्या बना कर देती है हमें, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट बनी है बोन मैरो से, बोन मैरो की स्टेम सेल्स ने जो बी लिम्फोसाइट बनाया है, ये बी लिम्फोसाइट तो यहां से बनते ही इसको कहां छोड़ दिया जाता है, ब्लड में आ गई हमारे, ठीक है, इनको भेज दिया गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। याद कीजिए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जाकर स्टोर कराते हैं हम लोग अपने जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं उनको, ठीक है। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब जिसने इसको बनाया, जैसे कि बोन मैरो हो गया, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जहां उनको स्टोर करते हैं, सब डिस्कस किया आपने, ठीक। तो ये यहाँ से बनने के बाद ही क्या होता है, ये मैच्योर फॉर्म में होता है और इसको भेज देते हैं अपने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गए, वहां भेज देते हैं, पेयर्स पैचेस वहां भेज देते हैं इनको, जाइए वहां पर स्टोर रहिए और जब जरूरत आएगी तो वहीं पर आप काम कीजिएगा, ठीक है। लेकिन वही जब हम टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं बच्चे, तो टी लिम्फोसाइट जब बनता है, बोन मैरो जब बनाती है टी लिम्फोसाइट को, तो ये मैच्योर नहीं होता है, ये काम करने के लायक नहीं है, बना तो दिया गया लेकिन ये इमैच्योर होता है, ठीक है। बोन मैरो ने जो टी लिम्फोसाइट बनाया है वो इमैच्योर होता है, ठीक है, इमैच्योर होता है, तो इसको मैच्योर करना पड़ेगा, और इसके मैच्योरेशन के लिए, इसको मैच्योर करने के लिए, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि ये काम कर पाए,
ठीक है, हमारी इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले कर पाए, उसके लिए क्या किया जाता है, T लिम्फोसाइट को भेज दिया जाता है, कहाँ पे, थाइमस में भेजा जाता है। ठीक है, यही थाइमस ग्लैंड के अंदर इसको भेजा जाता है और थाइमस के अंदर इसका क्या होता है, मैचुरेशन किया जाता है, इसका T लिम्फोसाइट का मैचुरेशन किया जाता है। जब थाइमस से बाहर निकलता है ये T लिम्फोसाइट, तो अब ये T लिम्फोसाइट वेल मैच्योर्ड और काम करने वाला T लिम्फोसाइट बन चुका है और ये हमें हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए फाइट करेगा बॉडी में। ठीक है, चलिए अब इसके लिए मैच्योरिटी के टाइम पर क्या होता है वो मैंने वहां पर समझाया आपको। इसकी सेल्स पे जो T लिम्फोसाइट होते हैं, इनके सरफेस पर रिसेप्टर आ जाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर आ जाते हैं। अब रिसेप्टर की हेल्प से आराम से पैथोजन से बाइंड कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे देखिए। और तो अगर हम बात करें, ये तो काम हो गया हमारे T लिम्फोसाइट से रिलेटेड, यानी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से रिलेटेड। ठीक, और जब ये थाइमस जब तक रहेगा तब तक ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में हेल्प करेगा। ठीक है, तब तक हमारी इम्यूनिटी को प्रमोट कर रहा है। और मैंने बताया आपको क्या कि प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते डिजनरेट हो जा रहा है ना, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है आपका। ठीक है, तो यानी अब इसी से हम ये भी रिलेट कर सकते हैं कि क्यों बूढ़े लोग जो होते हैं, बूढ़े लोगों में जो डिजीज से फाइट करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। क्यों, उनकी क्षमता क्यों कम हो गई, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, क्या इम्यूनिटी के लिए हमारा ये थाइमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो ओल्ड पर्सन है, बूढ़े लोग हैं, एज बढ़ता चला जाता है, बूढ़े लोगों में जो उनकी जो इम्यूनिटी पावर, इम्यून पावर है, ठीक है, जो डिजीज से फाइट करने की एबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक, क्यों, क्योंकि उनका थाइमस डिजनरेट होता चला गया। चलिए, अगर हम बात करें अपने एंडोक्राइन नेचर के हिसाब से, अगर बात करें थाइमस का, तो क्या कर रहा है ये थाइमस, थाइमस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है हमारी थाइमस ग्लैंड। ठीक है, और क्या क्या काम मैंने बताया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इट इज अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ T लिम्फोसाइट। ट्रेनिंग करना मतलब क्या, उसका मैचुरेशन करना। भी मैंने बताया कि थाइमस के अंदर भेजा जाता है T लिम्फोसाइट को, यहाँ पर इसका मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन के बाद इसको फिर आगे आपने भेज दिया, तो इसको बोलते हैं इट इज अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ T लिम्फोसाइट। और क्या करेगा, इट ऑल्सो प्रोमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करा रहा है कौन, हमारा ये T लिम्फोसाइट। और जब प्रोडक्ट एंटीबॉडी मतलब क्या, बी लिम्फोसाइट से भी काम, बी लिम्फोसाइट को भी प्रमोट कर रहा है और दूसरी बार T लिम्फोसाइट को तो ये मैच्योर कर ही रहा है, यानी दोनों को काम कर रहा है, दोनों पे काम कर रहा है, दोनों को हेल्प कर रहा है, यानी हमारी पूरी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट यही तो दो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए, यानी ओवरऑल इम्यूनिटी में ये हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, डिस्कस करेंगे बच्चे पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन तो मैंने आपको जब डायंसिफ्लोम बताया था वहीं दिखा दिया था, एपिथैलेमस से अटैच करके हमने पीनियल ग्लैंड निकाला था, पीनियल बॉडी या फिर पीनियल ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी ये पीनियल ग्लैंड हमारे कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक, और डायंसिफ्लोम में ही प्रेजेंट था, डायंसिफ्लोम से ही अटैच है आपकी, तो कहीं ना कहीं इसकी ओरिजिन भी क्या हो जाएगी, हमारे नर्वस सिस्टम की जो है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो हमारा जो ये पीनियल ग्लैंड है इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। पोजीशन कहाँ लिखी देखिए, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ डायंसिफ्लोम, डायंसिफ्लोम के डोर्सल साइड में। ठीक, और वो भी किसके, डायंसिफ्लोम में भी एपिथैलेमस, वेरी गुड, एपिथैलेमस। ठीक, और इट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, फोर ब्रेन का हिस्सा डायंसिफ्लोम, डायंसिफ्लोम में उसी से अटैच है पीनियल बॉडी आपकी, पीनियल ग्लैंड। ठीक, और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको बताइए, अगर बात करें पीनियल ग्लैंड जो कि एक आपकी एक्टोडर्मल एंडोडर्मल ग्लैंड है, सॉरी एंडोडर्मल ग्लैंड है, तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली है। तो इसके अंदर हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है सर, कोई सेल्स होंगी, और जब ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है तो इसके अंदर या तो न्यूरॉन्स होंगे या तो न्यूरोग्लियल सेल्स होंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन में क्या है, आपके न्यूरॉन्स है, न्यूरोग्लियल सेल्स है, उनको सपोर्ट करने वाली सेल्स है। तो हमारे इसके अंदर भी पीनियल ग्लैंड के अंदर भी क्या मिलेंगी, मॉडिफाइड नर्व सेल मिलेंगे, मॉडिफाइड न्यूरॉन मिलेंगे, और इन मॉडिफाइड न्यूरॉन, मॉडिफाइड नर्व सेल्स को हम बोलते हैं पिनियलोसाइट्स। ठीक है, पिनियलोसाइट्स, पिनियलोसाइट्स क्या आपके, ये पीनियल ग्लैंड की सेल्स हैं जो कि एक्चुअली क्या है, दे आर मॉडिफाइड नर्व सेल बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, और उसके साथ क्या उनके पास सपोर्टिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स, सपोर्टिंग सेल इनके पास। ठीक, क्या कर रहा है ये, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, अगर हम देखें तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है हमारे पीनियल ग्लैंड से, मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन के साथ साथ हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, ये एंटीगोनेडियल हार्मोन भी सिक्रीट करती है। एंटीगोनेडियल हार्मोन का मतलब क्या,
वो हार्मोन जो कि हमारे गोनैड्स के डेवलपमेंट को इनहिबिट करें, ठीक है, एंटीगोनेडियल, उनके सिक्रीशंस को रोके। क्या सिक्रेट होता है हमारे गोनैड्स के लिए, एफएसएच, एलएच, ये सब है, तो इनको इनहिबिट करने वाला, ठीक है, इनको इनहिबिट करने वाला हार्मोन रिलीज करती है हमारी ये पीनियल, ठीक है। तो मेलाटोनिन जो कि एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक, इट हैव रोल इन द रेगुलेशन ऑफ, क्या क्या रोल है हमारे, अगर हम देखें मेलाटोनिन का काम देखें हमारे बॉडी में क्या क्या काम है, तो ये हमारी ये डायर्नल सर्केडियन रिदम जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है उसको मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, तो ये सब काम हमारे, ठीक। इसके साथ साथ और किस में हेल्प कर रहा है हमारा पीनियल ग्लैंड, ये मेटाबॉलिज्म में, पिगमेंटेशन में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सब हमारे काम हो गए हमारे पीनियल ग्लैंड के। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैसे रेगुलेट करेगा, क्योंकि ये हमारे गोनाडियल हार्मोन जो हमारे जो सेक्स हार्मोन है उनको रेगुलेट कर रहा है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट होगी, डिफेंस कैपेबिलिटी में काम कर रहा है, क्योंकि ये मेलाटोनिन जो है ये कहीं ना कहीं जो मेलानिन है, मेलानिन को इकट्ठा कराता है, ठीक है। हमारा जो मेलानोसाइट्स है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल थी, उनसे वो स्टिमुलेट करती है हमारी मेलानोसाइट्स को, वो मेलानिन रिलीज करती हैं, और ये मेलाटोनिन जो है, मेलाटोनिन काम होता है बच्चे ना कि देखिए अगर मेलानिन पूरा फैला हुआ है तो ये मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन मेलानिन को कंसंट्रेट करता है एक पॉइंट पे, ठीक है, जिसकी वजह से जब, और मेलानिन क्या कर रहा है, मेलानिन आपकी बॉडी को डार्क पिगमेंटेशन दे रहा है, डार्क कलर दे रहा है, ठीक, और ये मेलाटोनिन क्या करेगा, जब सारे पिगमेंट्स को एक जगह कंसंट्रेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको एक फेयर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है, फेयर कलर प्रोड्यूस होगा, तो फेयर कलर प्रोड्यूस कर रहा है मतलब पिगमेंटेशन में रोल हो गया, इस तरह से पिगमेंटेशन में हेल्प कर रहा है आपकी, क्यों, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट को कंसंट्रेट कर दे रहा है एक जगह पर, ठीक है, जो कि पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिगमेंट आपका मेलानिन पिगमेंट, ये पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें हम, डिफेंस कैपेबिलिटी, और डिफेंस कैपेबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्यों, हमारी यूवी रे से प्रोटेक्शन देता है, जो मेलानिन पिगमेंट है वो यूवी रे से प्रोटेक्शन दे रहा है आपको, ये सारी चीजें हमें पता है, ठीक। अब बात आती है स्लीप वेक साइकिल को कैसे आपके कंट्रोल कर रहा है, कैसे उठना जगना कैसे डिपेंड है इस पे, जगना और सोना कैसे डिपेंड कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है आपका मेलाटोनिन, तो उसके लिए देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए वो सिंपल सी बात है, डे के टाइम में अगर हम जब बात करते हैं बच्चे, तो डे के टाइम पे लाइट है, और जब हम लाइट के कांटेक्ट में रहते हैं तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होता है, ठीक है, हमारी पीनियल ग्लैंड जो है वो इनएक्टिव रहती है लाइट के कांटेक्ट में, जब लाइट रहती है ना तो उस टाइम पर हमारी पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव रहती है, मेलाटोनिन कम सिक्रेट करेगी, और मेलाटोनिन जब कम सिक्रेट होगा तो क्या होगा, मेलाटोनिन कहाँ एक्ट करता है, जो हमारा अलर्टनेस सिस्टम है, अलर्टनेस का जो हमारा सिस्टम, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रास सिस्टम, याद कीजिए, बताया था हमने थोड़ी बहुत बात डिस्कस की थी अपने नर्वस सिस्टम को जब पढ़ा था, तो ठीक, रास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और ये जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है यही हमारा अलर्टनेस सिस्टम है, और इस रास सिस्टम को मेलाटोनिन इनहिबिट कर देता है, क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, तो दिन के टाइम में क्या है, लाइट ज्यादा है, लाइट दिन में लाइट है तो क्या हो रहा है, पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव है, मेलाटोनिन कम रिलीज होगा, रास सिस्टम जो हमारा है वो एक्टिव रहेगा, क्यों, क्योंकि मेलाटोनिन कम है तो वो रास सिस्टम को इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए दिन में क्या है, हमारा रास सिस्टम एक्टिव रहता है तो हमें नींद कम लगती है, ठीक, अगर अंधेरा कर दिया जाए नींद लगने लग रही है, ठीक, क्यों, क्योंकि ये कुछ कहानी ऐसी चल रही है, दिन में हमें नींद ज्यादा नहीं लग रही, कुछ ज्यादा तो, ठीक, ये हमने देख लिया, ठीक। दूसरी बात, रात की जब हम बात करते हैं, नाइट में क्या होगा, नाइट में लाइट कम है तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, क्यों, अंधेरे में पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो गई तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, और मेलाटोनिन सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो हमारा मेलाटोनिन का काम क्या है, वो रास सिस्टम को इनहिबिट कर देता है, रास सिस्टम इनएक्टिव हो जाएगा तो हमें नींद लगने लगेगी, ठीक है। दूसरी बात देखिए, एक चीज और यहाँ समझने की कोशिश कीजिए आप, इसके साथ साथ जब पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव रहेगी तो क्या आपका जो एंटीगोनेडियल हार्मोन है वो भी सिक्रेट नहीं होगा, वो भी कम सिक्रेट होगा, ठीक है, यानी दिन के टाइम पर एलएच, एफएसएच इनका भी लेवल जो है बॉडी में कम रहेगा, क्यों, दिन में पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव है तो एंटीगोनेडियल हार्मोन भी नहीं हो रहा है, और एंटीगोनेडियल हार्मोन नहीं है यानी हमारे सेक्स हार्मोन को सप्रेस करने वाला नहीं है, ठीक, गोनेडल हार्मोन को, एलएच, एफएसएच को सप्रेस करने वाला नहीं है, ठीक, इस तरह से उनका भी लेवल हाई रहेगा। चलिए अब देखते हैं, वही हम देखा कि इट सेक्रेट एंटीगोनेडियल हार्मोन, मैंने बताया आपको, सो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक। अब मैक्सिमम अगर हम देखें, हमारा मैक्सिमम जो पीनियल ग्लैंड है वो 7 साल तक पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, वो जितना उसको डेवलप होना है 7 साल तक पूरी तरह से पीनियल ग्लैंड डेवलप हो जाता है, और 7 साल के बाद इसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, इन्वोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है इसका, ठीक है, ये डीजनरेट करने लगता है, कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, डीजनरेशन के नाम पर क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं ब्रेन सैंड, ठीक है, ब्रेन सैंड,
तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं बच्चे, ये जाकर पीनियल ग्लैंड में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होंगे तो फिर वहाँ की जो लिविंग सेल है उसका फंक्शन हैम्पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि हम कि हमारा 7 साल के बाद ही पूरी तरह डेवलप होगा, उसके बाद ये डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात क्या है यहाँ पर, जब ये क्रिस्टल कब तक पूरी तरह से लगभग ये खत्म हो जाता है, डिजनरेट हो जा रहा है, इन्वोल्यूट हो जा रहा है, तो 14 साल तक। और हमसे एक ब्लाइंड साइड की कंडीशन पूछ ली जाती है कि ब्लाइंड साइड के अंदर बताइए प्यूबर्टी जल्दी आएगी कि लेट से आएगी। तो अगर अंधा बच्चा ठीक है, अगर वो बच्चा ब्लाइंड है तो विजन तो है नहीं, विजन है नहीं मतलब ये अंधेरे वाली कंडीशन, ठीक। तो पीने ग्लैंड आपकी क्या हो जाएगी, वो इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि विजन नहीं है। तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी है विजन पे डिपेंड कर रही है, लाइट डार्क पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जब विजन नहीं है तो पीनियल ग्लैंड क्या होगी, इनएक्टिव हो गई, तो हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ से। हार्मोन का सिक्रेशन नहीं मतलब कि एलएच और एफएसएस का लेवल आपका हाई रहेगा बॉडी, जिसकी वजह से प्यूबर्टी जो है वो जल्दी आ जाएगी। तो हमारे जो ब्लाइंड चाइल्ड है उनमें बोलेंगे प्यूबर्टी जो है वो अर्ली प्यूबर्टी अटेन। ये सारे हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। तो हार्मोन्स जो है बच्चे ये केमिकल है, मैंने पहले बताया था आपको, दे आर सिंपल केमिकल्स, ठीक। और ये केमिकल्स कैसे काम करते हैं, तो ये केमिकल जाकर हमारी सेल के अंदर जहाँ रिलीज होते हैं, टिश्यू के लेवल पे इनको रिलीज कर दिया गया, कैपिलरी से रिलीज हो गई है, ब्लड में इनको आपने डाला, ब्लड में जाकर कैपिलरी के लेवल पे इनको रिलीज कर दिया टिश्यू के अंदर। और वहाँ पे रिलीज होने के बाद ये वहाँ की जो सराउंडिंग सेल है उन सराउंडिंग सेल की सरफेस पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उनकी सराउंडिंग सेल की सरफेस पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उन रिसेप्टर पे जाकर बाइंड हो जाते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं बच्चे। और ये आपका हार्मोन हो गया, ये हार्मोन जाकर उस रिसेप्टर पे बाइंड होता है और बाइंड होकर यहाँ पर बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसके बनने की वजह से, हार्मोन के रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से सेल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस की वजह से वो पर्टिकुलर काम, ठीक है, जो भी उस हार्मोन का होगा, आप जो आप जानते हो, आप कहते हो कि थायरोक्सिन बीएमआर बढ़ा देगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, कैसे बढ़ा देगा, तो वो बस सिंपल जाकर बाइंड होगा अपने रिसेप्टर पे, और रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से सेल के अंदर ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से उस तरह का फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है, इन हार्मोन को बाइंड तो रिसेप्टर पे ही करना है, लेकिन अलग अलग हार्मोन्स के रिसेप्टर अलग अलग जगह पर होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, देखिए। और ये किसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन्स की सोल्युबिलिटी कैसी है। तो हमने हार्मोन्स की सोल्युबिलिटी के हिसाब से उनको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक हमने बोल दिया कि फैट सोल्यूबल हार्मोन, दूसरा हमने बोल दिया वाटर सोल्यूबल हार्मोन। तो फैट सोल्यूबल हार्मोन में कौन कौन आते हैं, जो लिपिड नेचर वाले होंगे आपके, जैसे कि आपका स्टेरॉइड हो गया और एक थायरोक्सिन है, ठीक है, थायरोक्सिन, ये दोनों हम बोलते हैं कि ये फैट सोल्यूबल हार्मोन है। और इसके अलावा जितने भी हमारे हार्मोन आपने पढ़े हैं, रेस्ट ऑल सारे के सारे आपके वाटर सोल्यूबल हार्मोन हो जाते हैं। अब किसी हार्मोन के फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से उसकी एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, अगर कोई हार्मोन फैट सोल्यूबल है तो क्या होगा, वो बहुत ईजिली वो हार्मोन क्या कर सकता है, वो सेल जो है, सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर कर सकता है, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन में लिपिड नेचर की होती है, और लिपिड नेचर का अगर हार्मोन है तो इजीली क्या करेगा, सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो सेल के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक। यानी मैं समझ में आ गया कि जितने भी फैट सोल्यूबल हार्मोन है उनके लिए जो रिसेप्टर्स होंगे, उनके रिसेप्टर्स सेल के अंदर होंगे, ठीक है। वो सेल के अंदर जाएंगे, अपने रिसेप्टर बाइंड करेंगे, और उसके बाद जो भी पर्टिकुलर काम होगा वो काम आपको देखने को मिलेगा। वहीं जब आप बात करते हैं वाटर सोल्यूबल हार्मोन की, तो वाटर सोल्यूबल हार्मोन के साथ क्या दिक्कत है, ये जो हार्मोन होते हैं इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल की सरफेस पर होते हैं, ना कि सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, वाटर सोल्यूबल नेचर के हैं, उसकी वजह से वो हार्मोन सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। जब सेल के अंदर नहीं जा सकते तो इनके रिसेप्टर कहाँ बने हैं, सेल की सरफेस पे बने हुए हैं, ठीक। अब देखिए, ये जो सेल की सरफेस पर इनके रिसेप्टर बने हैं, अब क्या होने वाला है वो देखिए आप। ये हार्मोन, ये जो वाटर सोल्यूबल वाले हार्मोन है, ये अपने रिसेप्टर पर आकर सेल की सरफेस पे बाइंड करते हैं, और खुद अंदर नहीं जा रहे हैं वो, बल्कि क्या करते हैं, वो इस सेल के अंदर कुछ, ये हार्मोन तो क्या है, हार्मोन एक मैसेंजर है, केमिकल इंटरसेलुलर मैसेंजर बोलते हो आप शायद, इसको बताया था मैंने आपको, मैसेंजर है। तो ये हार्मोन यहाँ पर एक प्राइमरी मैसेंजर हो गया। ये प्राइमरी मैसेंजर मतलब आपका जो हार्मोन है, इस हार्मोन को मैं बोल दे रहा हूँ प्राइमरी मैसेंजर,
ठीक है। और ये मैसेंजर जो है जब ये जाकर रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो इसके रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से इस सेल के अंदर कुछ और मैसेंजर जनरेट होते हैं, ठीक है। उनके पीछे भी कहानी है, उनके पीछे भी पूरी मैकेनिज्म है, लेकिन हमें उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए तो ये जो है ये इसके अंदर क्या होंगे, कुछ दूसरे मैसेंजर, कुछ दूसरे केमिकल्स जनरेट होंगे, जैसे कि कैल्शियम आयन, IP3, ठीक है, आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट हो गया, और आपका साइक्लिक एमपी हो गया, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिक एमपी। तो ये कुछ सेकेंडरी मैसेंजर हैं जो कि जब ये हार्मोन जाकर बाइंड होगा तो ये अंदर इस सेल के अंदर ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होंगे, और ये सेकेंडरी मैसेंजर की वजह से फिर जो भी आपको एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखने को मिलेगा, जो भी आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा, जो भी आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा, वो इस सेकेंडरी मैसेंजर की वजह से होगा। यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर फिर फर्दर कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये बात हो गई हमारे वाटर सोल्यूबल हार्मोन के बारे में कि वो सेल के सरफेस पर बाइंड करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस बाइंड करते हैं, अंदर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं जैसे कि कैल्शियम आयंस, आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट साइक्लिक एमपी, और वो अंदर जाकर सेल के काम करवाते हैं। ये तो बात हो गई। अब एक बात बताइए आप, अगर मैं बोलूं कि किसका काम थोड़ा तेजी से होगा, कौन काम जल्दी करेगा, वाटर सोल्यूबल वाला जल्दी करेगा कि फैट सोल्यूबल वाला जल्दी करेगा, तो इसको आप ऐसे समझो बच्चे कि आप अगर कहीं घूमने जाओ, ठीक है, और वो जगह अगर आपके लिए नहीं है और खुद अकेले घुस जाओ जंगल में घूमने के लिए, तो आप जंगल में जल्दी घूम लोगे, या फिर एक ऐसा आदमी जाए जंगल में घूमने के लिए कि जंगल में एंटर करने से पहले ही गेट पे बैठा गार्ड है, गार्ड को पकड़ लिया उसने, चलो भैया घुमा दो उनको अंदर, तो वो गार्ड उसको जल्दी घुमा पाएगा कि वो आदमी खुद अंदर अच्छे से घूम सकता है? तो सर वो गार्ड वाला आदमी जो है जल्दी घूमेगा, ठीक है, जल्दी वो पूरा देख सकता है पूरे जंगल को बहुत इजीली, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गार्ड तो अंदर गया है, उसको तो पूरा कहानी पता है ना अंदर की, ठीक है। ऐसा कौन कर रहा है बताओ? ये फैट सोल्यूबल वाले ऐसा कर रहे हैं कि वाटर सोल्यूबल वाले ऐसा कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे जो वाटर सोल्यूबल वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सेल की सरफेस पर बाइंड हो रहे हैं, और सेल के अंदर का जो भी काम है वो सेकेंडरी मैसेंजर से करा रहे हैं, सेल के अंदर पड़े जो सेकेंडरी मैसेंजर है उनसे करवा रहे हैं सेल के अंदर का काम। तो किसका काम जल्दी होगा? ये वाटर सोल्यूबल वाले जो अपना खुद घुस नहीं रहे, ये खुद कहां घुसे, खुद तो ऊपर ही बाइंड कर गए, बाकी काम अंदर वाले कर रहा है, तो इनका काम जो होगा वो जल्दी होगा, ठीक है, जल्दी होगा। लेकिन एक बात और बताओ, कौन ज्यादा देर तक टिकेगा? वो आदमी जो खुद से घूम घूम के सब कुछ देख रहा है, और वो आदमी जिसको दूसरा कोई दिखा रहा है, तो किसका काम ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए? बिल्कुल सर पता है, खुद से खोजी हुई जगह ज्यादा इफेक्टिव होगी, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। तो टाइम तो लगेगा लेकिन लंबे समय तक काम करेगा ये जो खुद घुस के काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको जनरल अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमको जिससे हमें याद हो जाए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो आप बोलोगे कि जो हमारे फैट सोल्यूबल वाले हैं उनका जो काम, उनका जो एक्शन है वो तो स्लो है, एक्शन स्लो है, लेकिन लंबे समय तक उनका काम होता है एज कंपेयर टू वाटर सोल्यूबल। ऐसा क्यों है वो मैंने आपको याद रखने के लिए दिखा दिया, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं, क्या क्या देखा आपको, हार्मोन एक्शन कैसे होता है। तो हार्मोन दे बाइंड विद रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं एंड दे फॉर्म्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंड टू इनिशिएट बायोकेमिकल चेंजेस इन द मेटाबॉलिक सेल। और इन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से उस सेल के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, ठीक है। और सोल्युबिलिटी के बेसिस पर हमने क्या कर दिया, दो तरह के हार्मोन्स के बारे में बात की, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपके आते हैं स्टेरॉइड है, थायरोक्सिन है, ठीक। और इनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? इनके रिसेप्टर जो है दे आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड मेनली इन द न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म में मेनली कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर इनके रिसेप्टर होते हैं, ठीक। और इनके एक्शन की बात हमने कर ली। वहीं से हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल की, तो ऑल प्रोटीन हार्मोन, जितने भी प्रोटीन वाले हार्मोन है सब वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक। एंड देयर रिसेप्टर आर लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन, इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर है एंड they do not enter the cell। और सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होने की वजह से इनको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, खुद नहीं जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि ये लोग सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर रहे हैं अंदर। और वो सेकेंडरी मैसेंजर कौन है? अभी आपने डिस्कस किया, साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम आयन, ये सारे आपके सेकेंडरी मैसेंजर हो गए। और ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या कराते हैं? ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं फिर सेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे हार्मोन का एक्शन कैसे होता है।